जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। मैं हूं आप सभी की मैथ्स फैकल्टी हिमांशु गुप्ता। आप सभी बच्चों का है तहे दिल से स्वागत। आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। कई सारी चीजों के ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, तो एक बार सभी बच्चे आके सेशन में जल्दी से जुड़ जाएं और सेशन को शेयर कर दें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं। आप सभी को थंबनेल पर दिख रहा होगा कि क्यों हुए इतने छात्र फेल, कौन जिम्मेदार है और वेटिंग लिस्ट जो होगा वो कब जारी होगी, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। मैंने कई विद्यार्थियों से बात की है, बहुत सारे विद्यार्थियों से बात की है, उनका रिजल्ट मैंने देखा है। आप मानेंगे नहीं, एक ही कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से दो फीमेल कैंडिडेट्स, एक के 39 है, एक के 49 मार्क्स हैं। 39 ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। ईडब्ल्यूएस 49 नंबर का फीमेल कैटेगरी से सिलेक्शन नहीं हुआ है। 64 मार्क्स वाला मेल कैंडिडेट सिलेक्शन जनरल कैटेगरी से लेकर बैठा है। 67 मार्क्स वाला जनरल कैटेगरी से मेल कैंडिडेट आउट है। बहुत सारे पेज हैं इस रिजल्ट में, इस परिणाम में। जिनका सिलेक्शन हुआ है वो सभी डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, मेरी नजर में भी और बीपीएससी की नजर में भी। लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ या जिनको रिजल्ट से आउट कर दिया गया है, ऐसे हजारों कैंडिडेट्स हैं जो डिजर्विंग हैं, और आपको उन डिजर्विंग कैंडिडेट्स को मौका देना होगा। आप चाहें या ना चाहें, आपको मौका देना होगा। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं और मेरा ये वीडियो बनाने का औचित्य क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले आप इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करेंगे, ठीक है। मैंने आप लोगों से जो इससे पहले वाली वीडियो जो मैंने बनाई थी उससे मैंने कहा था कि आप वीडियो को मैक्सिमम शेयर करेगा। स्वागत है बेटा आप सभी का, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो मैंने आप सभी से कहा था कि वीडियो को आप जितना मैक्सिमम शेयर करेंगे उतना बेनिफिट होगा। और जो हमने वीडियो बनाई थी उसके जवाब में जो जो मैंने बातें आप लोगों से कही हैं उस वीडियो के अंदर, पहली बात हमने कही कि भाई अच्छा, कुछ चीजों का जवाब अभी तक नहीं आया है, ठीक है। कुछ चीजें हमने कही थी कि इतने छात्र फेल क्यों हुए थे भाई, नियोजित जो शिक्षक थे, है ना, उनको भी इसी रिजल्ट में शामिल कर दिया गया, ठीक है। तो मारे गए बेचारे हमारे जो बाकी जो बच्चे थे जिनका सिलेक्शन हो सकता था, वो मारे गए, निकल गए, वो बाहर हो गए। दूसरा, इन्होंने क्या करा, ये भी नहीं देखा कि सीटेट कोई पास हुआ है फेल हुआ है, सबको भर दिया भाई। कह रहे हैं बाद में देखेंगे जी, देखते हैं। उस पर जवाब आया सभी इनका। अच्छा, सेमी नंबर पे जो कैंडिडेट्स हैं इनका ये भी जवाब आया, सेमी नंबर्स पे जो कैंडिडेट हैं उनमें क्या रिजेक्शन का क्राइटेरिया, क्योंकि वो बड़ा मुद्दा है यार। किसी के कम नंबर हैं, किसी के ज्यादा हैं, कम वाले को आपने रख लिया, ज्यादा वाले का रिजेक्शन कर दिया, ऐसा क्या है? क्योंकि जब आंसर शीट जब ओएमआर से जब वो मैच कर रहा है तो नंबर तो ज्यादा बन रहे हैं। उसका इन्होंने एक रीजन दिया, वो मुझे वैलिड लगा, लेकिन वो तो आप जवाब अब दे रहे हैं ना, अभी मैं सभी मुद्दों पर बात करूंगा। तो जो वीडियो बनाई थी उस वीडियो के जवाब में ये देखिए जी, अतुल प्रसाद जी के ये क्या है जी, यहां पर ट्वीट आया है। उस ट्वीट्स में हर एक सवाल का जवाब आया है, ठीक है जी। ये चिट्ठी आई है, चिट्ठी को जरा पढ़ते हैं और चिट्ठी के हर एक पहलू पर, हर एक लाइन पर विचार करेंगे, क्योंकि ये जो चिट्ठी आई है ना, जो इसमें जवाब है, इसमें कुछ जवाब ऐसे हैं कि उस पर भी मेरे सवाल हैं, आपसे सवाल हैं, अतुल प्रसाद जी से सवाल है, बीपीएससी चेयरमैन से सवाल है, बिहार सरकार से सवाल है, शिक्षा विभाग से सवाल है। तो सवाल जो जवाब आए हैं उस पर क्या सवाल, मतलब देखिए, हमें जबरदस्ती नहीं करनी है, लेकिन जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। अब यहां पर आते हैं। पहली बात, मेरे नंबर क्वालिफाइंग कट ऑफ से अधिक होने और अभी कुछ रिक्तियां होने के बावजूद मैं सफल क्यों नहीं हुआ। अब ये बच्चा पता है क्यों लेकर चल रहा है कि क्वालिफाइंग कट ऑफ से अधिक होने के कारण। पहली बात तो इन्होंने कट ऑफ ही नहीं रिलीज करी। हर एक एग्जाम, जब भी कोई परीक्षा हुई है, आप सबसे पहले कट ऑफ रिलीज करते हैं। अभी केवीएस पीआरटी का भी एग्जाम निकला,
प्रॉपर कट ऑफ रिलीज कर दी गई कि भाई जनरल कैटेगरी की 135 प्लस समथिंग कट ऑफ है। अब मान लीजिए अगर कोई 134 लेकर आ रहा होगा, कट ऑफ रिलीज नहीं करोगे तो बवाल नहीं मचेगा। वो तो सोचेगा यार 134 नंबर लेके आओ, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। जब तक कट ऑफ रिलीज नहीं करोगे बवाल तो मचेगा। तो उसके जवाब में जी ये कह रहे हैं कि दस्तावेज सत्यापन में अयोग्य है, अयोग्य है, दस्तावेज सत्यापन में अयोग्य है। इन्होंने घोषित करा है कि 10,000 से अधिक को अयोग्य घोषित किया गया है। 10,000 से अधिक अभ्यर्थियों को इन्होंने अयोग्य घोषित कर दिया। किस पर? दस्तावेज सत्यापन पे अयोग्य हुए हैं वो, इसलिए। आप एक बात बताइएगा, आप काउंसलिंग करेंगे ना, इसी पर मेरा एक सवाल है, आप काउंसलिंग करेंगे ना, काउंसलिंग हुई बच्चों की, काउंसलिंग में आप क्या देखोगे? दस्तावेज देखोगे ना? अरे देखोगे कि नहीं देखोगे? डॉक्यूमेंटेशन करोगे ना, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन करोगे ना, सही है ना? तो हम ये नहीं कह रहे आप बीएड वालों का रिजल्ट दे रहे हो, बीएड वालों को आपने बाहर करा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका डीएलएड है, डिप्लोमा है, उनको आपने बाहर कर दिया सिर्फ इसके आधार पर कि वे दस्तावेज सत्यापन में अयोग्य हो गए। तो फिर आप काउंसलिंग में क्या करेंगे? आप मुझे ये बताइए, काउंसलिंग में भी तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे ना। ठीक, मैं बात ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर ये बात है कि आपने यहां अयोग्य घोषित कर दिया तो फिर आपने सभी सीटेट अपीयरिंग को क्यों शामिल कर लिया? पहले फिर यह भी सत्यापित कर लेते कि जो सीटेट में फेल हैं उनका रिजल्ट ना दिया जाए। उस पर देखिए जी क्या कहते हैं, एक और ट्वीट देते हैं, एक और ट्वीट आया है जी इनका, माननीय अतुल प्रसाद जी का। अभ्यर्थियों को एक से अधिक परिणाम देकर रिक्तियां क्यों बर्बाद की जा रही हैं, इस पर इन्होंने एक जवाब दिया है, इसको जरा देखिएगा। अभ्यर्थी को एक से अधिक परिणाम दिया गया है ताकि डीवी के समय, डीवी मतलब डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के समय, देखो के समय किसी एक में असफल होने पर दूसरी नियुक्ति से भी वंचित ना हो जाए। वाह भाई वाह, यहां तो आपने बड़ा सोच लिया उस अभ्यर्थी के बारे में कि वो उसको 2 में शामिल कर लिया जाता है, पीआरटी में भी रिजल्ट दे देते हैं, 9th 10th में भी दे देंगे, है ना, सीट बर्बाद भी हो गई। और ये सोचकर चल रहे हैं कि हो सकता है कि उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक में वैलिड हो पाए, दूसरे में वैलिड ना हो पाए। और अभी आप कह रहे हैं कि भाई हमने 10,000 अभ्यर्थियों को इसलिए बाहर कर दिया क्योंकि वो डीवी में फेल हो गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया। आप एक ट्वीट में यही तो जवाब दे रहे हैं कि दस्तावेज सत्यापन में अयोग्य है, और अभी आप कह रहे हैं कि भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें हो सकता है एक में असफल हो जाए तो दूसरे में मौका मिल जाए। तो आप अपनी ही बात से पलट रहे हैं। ये सीधी सी बात है, जल्दबाजी में किया गया एक ऐसा काम है कि ठीक है, हम मानते हैं, हम सभी, पूरा देश आपकी पीठ थपथपाता है, लेकिन जल्दी में सल्दी कहते हैं ना, जल्दी में जो ये मामला हुआ है ना, इससे दिल बड़ा दुखा है। जल्दी कीजिए, लेकिन इतनी जल्दी मत कीजिए कि चीजें गलत निकल के आ जाएं सामने। हम ये नहीं कह रहे आप गलत हैं, लेकिन जो चीजें निकल के आई हैं उससे आप गलत ही लग रहे हैं। आगे, भाषा के पेपर में असफल। अब यह है कि करीब 4800 लोग भाषा के पेपर में असफल हुए हैं। ये जो उत्तर आया है ये मुझे बिल्कुल कई हद तक बिल्कुल सही लगा। उन्होंने बोला कि भाई ये मानकर अब हम देखो, ये हम मानकर चल सकते हैं कि जो ज्यादा अंक वाला है हो सकता है वो लैंग्वेज पेपर में क्वालिफाई ना कर पाया हो, क्योंकि क्वालिफाइंग, जब तक उसका लैंग्वेज पेपर क्वालिफाई नहीं होना था तब तक वो चेक भी नहीं होना था। लेकिन यहां गलती बस यहां पर ये हुई कि आप मेंशन तो कर देते कि आपका क्वालिफाई नहीं हो पाया लैंग्वेज का पेपर, ताकि ये हड़कंप ही ना मचे, ये बवाल ही ना बचे। आप क्यों चाहते हैं कि बीपीएससी ऑफिस के बाहर ये प्रोटेस्ट हो, है ना? उसके आगे, आरक्षण का लाभ नहीं यदि आवन में, है ना, यहां पर देखो तीसरा सवाल ये पूछा गया, कुछ बीएड अभ्यर्थियों को पीआरटी में सफल क्यों घोषित किया गया है ना? समझ रहे हैं? ये वही सवाल था जो मैंने अभी आपको बोला था कि कुछ सफल अभ्यर्थियों में से मेरी संख्या अधिक होने के बावजूद मैं सफल नहीं हो पाया, मतलब मेरे अंक ज्यादा थे उससे, फिर भी मैं सफल नहीं हो पाया। तो एक रीजन ये हो सकता है लैंग्वेज पेपर में क्वालिफाई ना किया गया हो, आप ये मानकर चल सकते हैं, और तो अब कोई भी चारा नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर था कि आप एटलीस्ट मेंशन तो करो
कि भाई वो लैंग्वेज आपका क्वालिफाई नहीं हुआ, बच्चा मानेगा, क्यों नहीं मानेगा? आप एक बार दीजिए तो सही कि हाँ भाई आप इसमें क्वालिफाई नहीं है, इसमें क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है, सीधी सी बात है। आप उसका भी, हाँ बच्चा उसका भी तो चेक कर रहा है ना, उसका भी ओएमआर चेक करेगा, अगर वो पाएगा असफल है तो मानेगा ना, वो क्यों नहीं मानेगा? आगे कुछ बीएड अभ्यर्थियों को पीआरटी में सफल क्यों घोषित किया गया? अच्छा, अब कई बार इवन जब हम कल सक्सेस स्टोरी जो थे बच्चों की सेशन ले रहे थे, जितने हमारे बच्चे सफल हुए उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो बीएड अभ्यर्थी थे और उनका रिजल्ट आया है, तो सवाल एक ये भी था, तो उनके जवाब में उन्होंने बोला आरक्षण का लाभ नहीं यदि आवेदन में दावा नहीं किया गया है या अपेक्षित प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया है तो आरक्षण का लाभ क्या है, तीसरा है ना ये आपका, हाँ तो तीसरा इन्होंने यही बोला है कि आरक्षण का लाभ नहीं, मतलब इसका तो खैर समझ नहीं आया कि भाई इन्होंने ये बोला कि जिसने प्रमाण पत्र सबमिट नहीं करा, मतलब उन्होंने मेंशन कर दिया डीएलएड लेकिन प्रमाण पत्र सबमिट नहीं किया, तो हो सकता है कि वो बीएड हो, ठीक है, और डीएलएड उन्होंने दोनों भरा हो, मतलब एक ये हो सकता है कि बीएड वाले वो बच्चे जिनका बीएड डीएलएड दोनों हो, ठीक है, लेकिन उन्होंने अभी सबमिट नहीं किया है तो उनका भी रिजल्ट इन्होंने दे दिया है, वो ये कह रहे हैं, मतलब ये कह रहे हैं, ठीक है। आगे ये कह रहे हैं जी, ध्यान दीजिएगा, फिर कह रहे हैं सीटेट के असफल उम्मीदवार को पीआरटी में क्यों शामिल किया गया? तो क्या कहते हैं इस बात पे कि रिक्तियां दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित रखने के कारण, आगे सभी परीक्षा फल सशर्त हैं, सीटेट में शामिल होने वाले उम्मीदवार जो सीटेट में असफल हो जाएंगे उन्हें पीआरटी डीबी के दौरान बाहर कर दिया जाएगा। तो अब वही वाली बात हुई ना, पहले सत्यापन कर लेते ना इस चीज का, अब बाद में बाहर करोगे तो खाली नहीं रह जाएंगी वैकेंसी। अब क्या करोगे, उनका फिर से परीक्षा लोगे, और जिनको आपने पहले से असफल घोषित कर दिया, बोल दिया ना भाई कि आप इनके लायक ही नहीं हो, वो फिर से पेपर देंगे, है ना। आप पहले से ये चेक कर लेते, पहले से ये जज कर लेते, ढंग से थोड़ा टाइम और ले लेते, परख लेते कि भाई कौन पास है कौन नहीं है, जो पास होता उनका आप रिजल्ट देते। अब आप कह रहे हैं हम बाद में बाहर करेंगे, और आप क्या कर रहे हैं, यहीं पर आप क्या कर रहे हैं कि भाई 10,000 से अधिक को अयोग्य घोषित कर दिया क्योंकि दस्तावेज सत्यापन में वो अयोग्य थे। यहां आपने 10,000 को अयोग्य घोषित कर दिया, यहां आप सीटेट ये जांच नहीं रहे कि कौन से क्वालिफाई हुए कौन से नहीं क्वालिफाई हुए। भाई अगली बार भी ये परीक्षा होने वाली है, अगली बार भी रिजल्ट आने वाला है, हम सब ये चाहते हैं सीटेट अपीयरिंग को मौका मिले, लेकिन एक बार आप ये जांच लें, बाद में बाहर करेंगे, पहले ही ये देख लेना कि सीटेट उसका क्वालिफाई हुआ है तो उसका रिजल्ट दे, नहीं हुआ है तो नहीं दे। चीजों में क्लैरिटी होनी चाहिए, और ये राज्य स्तर का मुद्दा नहीं है, ये देश स्तर का मुद्दा है, सभी राज्य शामिल हैं इस भर्ती के अंदर, राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है ये, तो इसमें तो आपको ये देखना चाहिए था आगे। फिर देखिए आगे क्या है, यहां पर मुझे मेरी पसंद का जिला क्यों नहीं मिला, तो भाई ये तो कुछ सिंपल सी बात है, जिला का आवंटन सभी को अपने ऐच्छिक जिले में देना ना ही संभव है और ना ही आवश्यक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये होता है किसी जिले में अगर ज्यादा अभ्यर्थी हैं, ज्यादा ने अप्लाई किया है तो उसमें कुछ सीमित रिक्तियां होती हैं, वो मान के चल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है जी, ये बिल्कुल सही बात है, इसमें हम आपके साथ सहमत हैं बिल्कुल, ठीक है। अब देखो यहां पर देखो कह रहे हैं लगभग 10,000 बीएड अभ्यर्थी डिप्लोमा धारक भी हैं, इसलिए इन्होंने ये कहा कि बीएड और डिप्लोमा दोनों का जो है उनका रिजल्ट आया है। तो कुछ यहां पर बातें ऐसी हैं कि यहां पर तो आप कह रहे हैं कि भाई हम जब सीटेट अपीयरिंग वाले जो कैंडिडेट्स होंगे उनको बाद में बाहर कर देंगे, अभी हमने उनको शामिल कर लिया है तो सीट्स तो गई ना, सीट तो खा गए, अब बाद में बाहर करोगे और यहां पर आप पहले बाहर कर रहे हो, तो अब दोनों ही बातों को क्या कर रहे हो ना कि अपनी ही बात को आप गलत साबित कर रहे हो। थोड़ा सोच समझ के बोलिए, है ना, थोड़ा सोच समझ के आप जवाब दीजिए। अब एक मुद्दे के ऊपर और आपने जवाब नहीं दिया जी, नियोजित शिक्षकों का जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो आपने इसमें क्यों शामिल कर लिया? जो हमारे उम्मीदवार थे जो लगे हुए जिनके पास नौकरी नहीं है, उनको तो नौकरी मिलनी चाहिए थी, तो इस बात का जवाब कौन देगा? आप ही देंगे। तो मैं आप सभी से, आप सभी कैंडिडेट से चाहूंगा, मेरे सभी शेर और शेरनियों से चाहूंगा कि आप सेशन को जी भर के शेयर करें, मैक्सिमम शेयर करें, जिसको भी आप शेयर कर सकते, ताकि ये वीडियो भी अतुल प्रसाद जी तक पहुंचे, और जो हमने बातें यहां पर कही हैं, हम हाथ जोड़कर आपसे विनम्रता से विनती करते हैं, प्लीज उन बातों का जवाब दीजिए।
शंकाएं जो है वो मिटाइए। अभी आगे रिजल्ट आने बाकी है, 9वीं 10वीं का रिजल्ट आना बाकी है, समय लीजिए, आराम से रिजल्ट दीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। लेकिन जिनका रिजल्ट आपने पीआरटी में घोषित कर दिया है, 9th 10th में मत दीजिए, औरों को लेने दीजिए ना भाई। सबके पास नौकरी में होनी चाहिए ना। एक बच्चा एक ही पोस्ट पर तो शिक्षक बन सकता है ना, 2 पर तो नहीं बनेगा ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर आप बात करते हैं तो भाई अगर एक में वैलिड होगा तो दूसरे में भी वैलिड हो जाएगा। ठीक है, प्लीज इन बातों का जवाब दीजिए। और ये वीडियो थी, जो भी ये जवाब आया था इससे रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन आगे होगी मैं आप सभी के सामने हाजिर रहूंगा। और तैयारी आपकी चल ही रही है आगे की शिक्षक भर्ती के लिए, वहां भी मैं आप सभी के साथ जुड़ा हुआ हूं। वीडियो अगर आपको लगा है कि हां ये शेयर करने लायक है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो बच्चे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ।